हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का जो है ये आपका दूसरा लेक्चर है। और इसमें हम लोग पहले तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करेंगे और फिर सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो आपका टाइप 1 प्रॉब्लम होता है उस पर डिस्कस करेंगे। और सेंटर ऑफ मास में कई तरह का प्रॉब्लम बनता है, मेजर रूप से 5-6 तरह का, जिस पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है, मात्र समझिए कि आपका 2 तरह का फॉर्मूला यूज होता है। एक आपके पास यहाँ पर है एक्सियम के लिए फार्मूला जो है, ठीक है, एक्सियम बाइसियम फार्मूला आपका सिमिलर है याद रखने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है वेरिएबल कंसेप्ट वाला। तो आइए पहले हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास एक्सियम कितना है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और वाईसीएम के लिए फॉर्मूला आपके पास है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस सो ऑन, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहाँ देखिए, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने की बात हो, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हुई। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो क्या करना है, क्या करना है, इसको वास्तव में क्या किया जाता है, फिर डिफरेंशिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। और याद रखने के लिए सीधी बात समझिए, अगर वेलोसिटी आपको निकालना है, जैसे यहाँ पर x1 है, यहाँ पर आपको सब जगह v1 v2 v3 कर देना है। ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा। इसलिए कि यहाँ पर जैसे x1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। x1 को डिफरेंशिएट करेंगे v1 मिलेगा, x2 को डिफरेंशिएट करेंगे v2 मिलेगा, x3 को डिफरेंशिएट करेंगे v3 मिलेगा। सीधी बात है। बाकी m1 m2 m3 ये सभी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करेंगे तो m1 m2 m3 सभी कांस्टेंट है। वही बात हुआ, x1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये v1 लिखाएगा, x2 को डिफरेंशिएट करेंगे v2 लिखा गया, x3 को डिफरेंशिएट किया v3 लिखा गया। तो अगर VCM की बात करेंगे तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है, जहाँ जहाँ x1 x2 x3 हो गया साहब, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 v2 v3 हो गया। और ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात होगी तो इसलिए ये आपका VXM है, मतलब ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी हुआ। किस डायरेक्शन का वेलोसिटी हुआ, x डायरेक्शन का। उसी तरह से y डायरेक्शन की बात होगी तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर v1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। सीधी बात। तो सिमिलर काम करना है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो x डायरेक्शन में एक्सियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, m1 a1 प्लस बोलते चल रहा है m2 a2 m3 a3 अपॉन क्या, m1 प्लस m3 सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। आई बात समझ में। ये x डायरेक्शन के लिए हुआ तो यहाँ पर x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेंगे, y डायरेक्शन की बात होगी तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर काम हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूला का ही पड़ता है, इसका काम कम पड़ता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन का। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पढ़े तो क्या करना है, हम लोग सीधा v1 के स्थान पर यहाँ पर क्या ले लिया, a1 a2 a3 ले लिया। तो याद रखने में भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक याद है तो सभी याद है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। और याद रखने का ये ट्रिक है, जैसे कोई भी आप लिख रहे हैं, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहे हैं, वेलोसिटी के लिए लिख रहे हैं, या एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला लिख रहे हैं, तो नीचे तो टोटल मास हमेशा होगा ही। नीचे क्या होगा, टोटल मास होगा ही। तो एक्सियम लिख रहे हैं तो ऊपर एक्सी होगा, इसलिए कि यूनिट डायमेंशन के हिसाब से नीचे जब मास आ चुका है और हम एक्सियम लिख रहे हैं तो ऊपर एक्स आएगा, तभी ना ये सही होगा। सीधी बात है ना। तो ऊपर एक्स आना चाहिए, नीचे तो टोटल मास होना ही होना है, तो ऊपर एक्स आना चाहिए। जब वाईसीएम की बात करेंगे तो नीचे तो टोटल मास है ही,
तो ऊपर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, सीधी बात है। वेलोसिटी की बात करेंगे, नीचे टोटल मास है ही, तो ऊपर क्या होना चाहिए, v1 v2 v3 होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा, इस तरह से याद रखने में भी कोई परेशानी की बात नहीं है, याद रख सकते हैं। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले टाइप 1 प्रॉब्लम की बात देखिए। सबसे पहले आइए, अब हम बात कर रहे हैं बारी बारी से प्रॉब्लम बेस्ड कॉन्सेप्ट, और इसमें आपका ऑलरेडी इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉब्लम भी होगा। तो सबसे पहले अब टाइप 1 में फॉर्मुलेट प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो आपको फार्मूला के आधार पर बनेगा, और इस तरह का क्वेश्चन इन जनरल आसान होता। देखिए टाइप 1 में जैसे मान लीजिए कहीं भी कई बॉडी है, मान लीजिए 4 kg का मास है, ये 2 kg है, और ये मान लीजिए 3 kg है, और एक यहाँ है जो कि 6 kg का है, और कोऑर्डिनेट सबका आपको दिया हुआ है, जैसे 2 3, इसका 3 4, इसका 1 4, और इसका 4 0। ये आपका ओरिजिन है, ये इधर एक्स कोऑर्डिनेट है, इधर यहाँ पर ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? थोड़ा सा इसको हम इधर लिख देते हैं, कहीं कटे ये। तो यहाँ पर इसका एक बॉडी यहाँ मान लीजिए, और इसका कितना मास इसका दिए, मान लीजिए है कितना दिए थे, 4 0 इसका कोऑर्डिनेट है, मास इसका कुछ भी मान लीजिए 6 kg है। ठीक है, मास इसका 6 kg है, कुछ भी मान लीजिए। तो इसमें टोटल कितना बॉडी हुआ आपके पास, टोटल कितना बॉडी हो गया, 4 बॉडी हो गया। ठीक है, टोटल कितना बॉडी हो गया, 4 बॉडी हो गया। अब मान लीजिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो बॉडी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट, बात समझ गए? अगर कोई बॉडी हम यहाँ दे दें तो इसका तो दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। लीजिए एक बॉडी हम यहाँ भी दे देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं 2 kg का। कहाँ पे टोटल अब कितना बॉडी हो गया, 5 kg हो गया। तब लगाइए इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्सियम के लिए, क्या फॉर्मूला है बोलो तो साहब, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 m5 x5। अब जैसे इसमें 5 बॉडी है तो आपको 5 बार तो ले जाना पड़ेगा फॉर्मूले को। जितना बॉडी हो उतना स्टेप तक आप लिखिए। 2 बॉडी है 2 स्टेप ही लिखेंगे, 3 बॉडी है 3 स्टेप लिखेंगे, 5 बॉडी हमने दिया है तो हम 5 बॉडी तक लिखेंगे। और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। बोले इसमें कोई तकलीफ है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक्सियम हमें निकालना है तो आप जिसको भी आप m1 मान सकते हैं, m2 मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। आपको जिसको मानना है मान लीजिए, या आप चाहें तो कुछ नाम दे दीजिए, A B C D E, इस तरह से ABCD हो गया, कुछ नाम दे दीजिए। अब m1 जैसे ए वाले को मान लेते हैं। बोले इसका मास कितना है, बोलते जाना है। अब इसका x कोऑर्डिनेट लेना है, x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 1 हो गया। फिर चलिए अब m2 इसको लेंगे, मास कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट 3 है। फिर बोलिए m3 किसको लेंगे, इसको लेंगे 3, x कोऑर्डिनेट कितना है, बोलते चलना है। उसके बाद अब m4 इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 6 ×
प्लस इसका तो 2 इंटू और उसके बाद टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? इसमें टोटल मास आएगा, इसमें कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं कि इसका 0 0 कोऑर्डिनेट है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। टोटल मास जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 3 9 6 15 2, आई बात समझ में? तो 17, तो टोटल मास से सीधा डायरेक्ट 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये जोड़िए बातें की, टोटल मास से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 6 6 24, इधर तो 0 ही हो गया, 17 कितना हो गया जी? 24 6 30 30 10 40, 40 है ना, आ रहा है देख लो, 40/17। तो यही आपका यहाँ पर जो है एक्सियम हो गया। आई बात समझ में? 14/17 ये आपका क्या हुआ, एक्सियम हो गया। बोले इसमें कोई तकलीफ है? और इसी तरह से फिर अगर हम YCM की बात करें, आइए YCM ऊपर डिस्कस कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला लेंगे YCM का, जरा बताइए तो साहब। YCM का पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। तो YCM का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ बोलते चलिए, M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 M4 Y4 M5 Y5, आई बात समझ में? और नीचे क्या, टोटल मास। ठीक है, अब सवाल बनाना है तो उतना आपको नहीं लिखने के बजाय सीधा 17 कर लीजिए। टोटल मास तो वो बदलने वाला चीज़ नहीं है, सीधी बात। ठीक है, या लिखने के मनो तो मारते चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी अब जरूरत है, चूँकि हमें पता चल गया कि नीचे हमको 17 बैठाना है। ठीक है, नीचे हमको 17 रखना है। अब चलिए ऊपर कल इसका हिसाब कर लेते हैं क्या है। M1 बोलिए कितना है? M1 4। अब इसका y कोऑर्डिनेट बोलते चलना। M2 बोलिए, M2 कितना 2, y कोऑर्डिनेट 4, बिल्कुल ठीक। M3 बोलिए 2 3 ना, हाँ, y कोऑर्डिनेट 3 × 3, यही ना? कोई तकलीफ इसमें? ठीक बात। अब इसमें इसका तो मैदान साफ हो गया, इसका तो पहले से साफ है। तो जितना भारी लग रहा है देखिए आपको, उतना भारी अब नहीं दिखेगा। आसान फॉर्म लग गया। तो कितना हो गया बोलो? 4 चौके 16, 4 दूना 3 तिया अपॉन कितना हो गया? 16 8 24 9 33/, ये आपका YCM के लिए आंसर हो गया। देखने से कठिन लगता है लेकिन सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आया कि नहीं? तो आइए पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। इसमें जो है आपको कोऑर्डिनेट निकालना है और इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट की बात है। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर एक्सियम की बात करें, क्या फॉर्मूला आपके पास होता है? M1 X1 M2 X2 और M3 X3, और नीचे क्या, टोटल मास M1 + M2 और प्लस M3। और क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, ये कह रहा है कि ये सॉलिड स्फीयर है, इसका कोऑर्डिनेट 0 और A दिया हुआ है। ये कह रहा है कि हॉलो स्फीयर है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 दिया हुआ है, ऑरिजिन पर है, स्वाभाविक सी बात है कि 0 0 होगा। और यहाँ पर ये डिस्क कह रहा है, इसका कोऑर्डिनेट A और 0 दिया हुआ है। पहले तो यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है या डिस्क है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस फॉर्मूले में इससे कोई लेना देना है? यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि सभी का, जैसे सॉलिड स्फीयर है, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंटर पर ही होगा। सेंटर ऑफ मास अगर बदले तब कोई बात हो सकती है। ठीक है, वो बात हम लोग आगे करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? सेंटर पर ही होगा। इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? सेंटर पर ही होगा। जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है यही होगा। तो समझना यह है कि कोई भी 3 पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ रखा हो, एक पार्टिकल यहाँ रखा हो, एक पार्टिकल यहाँ रखा हो, और सबका मास कितना है? m ही है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलिए, मास तो m हो गया, इसका x1 कोई भी मान लीजिए, बॉडी A मान लीजिए, इसी को A मान लीजिए, B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए।
तो x1 ये कोऑर्डिनेट कितना है 0, m2 भी m ही है, x2 इसका कितना है कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, m3 इसका तो मैदानी साफ है, और नीचे तो टोटल मास होता है तो m प्लस m 3m, नीचे हमेशा टोटल मास होता है, ऐसा नहीं कि जिसका कोऑर्डिनेट 0 है उसको कंसीडर नहीं करना, ऐसा नहीं है, नीचे टोटल मास हमेशा आएगा, जितना भी मास है सबसे डिवाइड कर देना है, जितना मास है क्या करना है सभी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा ma और नीचे 3m कितना आ गया a/3, तो xcm कितने के बराबर हो गया। फिर ycm की बात करें, ycm के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है, m1 y1 m2 y2 m3 y3 और नीचे फिर टोटल मास इधर 3m बैठा दीजिए। अब इसमें तो कोई परिवर्तन होने से रहा, नीचे तो आपका हमेशा टोटल मास ही आएगा, नीचे हमेशा टोटल मास ही आएगा, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें अब क्या हो गया, देखो m1 तो m ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट कितना है a, पुट कर लीजिए, m2 हम लोग b को मान रहे हैं, m यहाँ पर हो गया, y कोऑर्डिनेट इसका 0 तो मैदानी साफ हो गया, तीसरा का भी मैदान साफ हो गया, तो नीचे क्या हो गया 3m हो गया, तो इसका मतलब ma/3m, देख लीजिए mm खत्म हो गया मतलब a/3, तो दिस इज योर ycm कितना आ गया a/3। तो आंसर लिखने का तरीका ऐसे होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, दोनों को लिख देना है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया देख लीजिए a/3 और a/3, तो c आ गया, है ना। तो आंसर लिखने का तरीका है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख करके और जो भी आपका कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख करके ऐसे, और उसके बाद पहले x कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए, x कोऑर्डिनेट कितना है y कोऑर्डिनेट कितना है, तो दोनों कोऑर्डिनेट a/3 है, दिस इज योर आंसर। हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव है तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन सी आ रहा है। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, ये बात क्लियर हो गया। फिगर सबका बना हुआ मिटा दें। फिर देखिए एक आपको लॉजिकल क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक लॉजिकल क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है ए क्रिकेट बॉल इज कट, ए क्रिकेट बैट नॉट बॉल, बैट इज कट। बहुत क्रिकेट खेलता है ना इस पर, तो बनो क्रिकेटर के लिए तो आसान क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल इज कट, वैसे सबके लिए आसान है, उससे कोई मतलब नहीं। कट एट द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, लो फिगर भी दे रहे हैं एस ऑन इन फिगर। देन देखो जैसे ऐसे ये बैट होता है ना, ये बल्ला है, और उसके बाद जो है इसको कट कर दिया गया है सेंटर ऑफ मास से। कहां से कट कर दिया गया, सेंटर ऑफ मास से कट कर दिया गया। तो एगो बैट इधर आ गया, एगो इधर आ जाएगा, आधा नहीं आएगा जी, आएगा कि नहीं, अच्छा ठीक बात है। अब यहां देखो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द टू पीस विल हैव द सेम मास, द टू पीस will have the same mass। दूसरा ऑप्शन है bottom piece will have larger mass, will have larger mass। तीसरा है handle piece will have larger mass,
will have larger mass। चौथा है mass of handle piece is double। mass of handle piece is double the mass of bottom piece। the mass of bottom piece। अब बोलो साहब इसमें कौन सा सही है? सोच लो कौन सा सही होगा। यहाँ पर इसको सेंटर ऑफ मास से कट किया गया है। सोच लो सेंटर ऑफ मास से इसको कट किया गया है। ठीक है, क्या ये बैट यूनिफॉर्म है? क्या ये बैट यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है या नहीं? ये बताओ, सोच लो क्या होगा? सोच लो क्या होगा? देखो पेन लाओ। देखो जैसे मान लो सिचुएशन ये है कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, या इधर जो है इसका मास मान लो कम है, ठीक है, और इधर मान लो जैसे ज़्यादा है। पहले तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म जब नहीं है तो वैसे स्थिति में क्या होगा? सेम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और इधर ये हैंडल ये ज़्यादा निकला रहता है, हैंडल ज़्यादा निकला रहता है जिसका मास कम होता है। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पर जैसे बैलेंस कराते हैं, है ना, यहाँ पर इसको हम बैलेंस कराते हैं, तो ये तरीका आप देखिएगा करके, बैट को लेकर कैसे बैलेंस करा करके देखना कि कहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास आता है, कहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास आता है। तो इधर वाला जो पार्ट होगा इसका मास ज़्यादा होगा, इधर वाले का मास कम होगा, इसलिए कि इधर आपका ये डिस्टेंस आपको ज़्यादा निकला हुआ है, डिस्टेंस जो है इधर ज़्यादा निकला हुआ है। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा। बॉटम पीस विल हैव लार्जर मास। तो इसके लिए ये ऑप्शन होगा। पहले इसको लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है क्वेश्चन। 4 पार्टिकल ऑफ मास m, 2m, 3m, 4m are placed at the corner A, B, C, D respectively of a square A, B, C, D of side A। स्क्वायर माना A, B, C और यहाँ पर ये D है, और मास कितना कितना है? A पर m है, और यहाँ पर 2m है, और यहाँ पर 3m है, और यहाँ पर 4m है। देखिए एक बात और ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में अगर आप ऑरिजिन को बदलते हैं, मतलब रेफरेंस अगर आप बदलते हैं, तो फिर वैसे स्थिति में आपका आंसर चेंज कर सकता है। और ये नहीं होगा कि सेंटर ऑफ मास बदलेगा, सेंटर ऑफ मास जहाँ है वो तो वहीं रहेगा। अगर आप रेफरेंस बदलते हैं तो वैसे स्थिति में आंसर आपका बदल सकता है। और ऐसा नहीं कि वो गलत भी होगा, लेकिन फिर आप क्वेश्चन आपको जहाँ से पूछे जवाब आपको वहीं से देना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि मान लो कि यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस, सपोज मान लेते हैं कि पटना से दिल्ली का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। पटना से दिल्ली का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, और कलकत्ता से मान लीजिए जा रहा है कोई भी आदमी, और कलकत्ता से पटना मान लीजिए कि 400 किलोमीटर है सपोज। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कलकत्ता से दिल्ली कितना किलोमीटर है, पटना होके आप जा रहे हैं, तो 1400 किलोमीटर हो गया। कलकत्ता से दिल्ली का डिस्टेंस कितना हो गया? 1400 किलोमीटर। अगर पटना से खड़ा होकर पूछ रहे भैया यहाँ से कितना डिस्टेंस है दिल्ली का, तो वहाँ से 1000 किलोमीटर है।
आई बात समझ में? और कलकत्ता में खड़ा होकर पूछ रहे हैं कि यहाँ से दिल्ली कितना है, 1400 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है कि दिल्ली भाग रही है क्या इधर उधर? ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली पेंडुलम है, कभी घटता है बढ़ता है उसका डिस्टेंस, ऐसा तो नहीं है। तो आपका क्वेश्चन कहाँ से, उसके हिसाब से उसका डिस्टेंस बढ़े घटेगा। आपका रेफरेंस कहाँ पर है, कहाँ से आप मान रहे हैं, किसको आप ओरिजिन मान रहे हैं, किसको आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, इस पर आपका आंसर चेंज करेगा। आई बात समझ में? इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे हम सपोज ओरिजिन हम यहाँ पर इसको मान रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, इसका स्क्वायर का साइड क्या है, ए है, दोनों तरफ आपका ए है, स्क्वायर जब है तो सभी ए होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा इसमें एक्सियम के लिए क्या लेंगे हम लोग, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 और नीचे क्या होगा, टोटल मास। अच्छा चलो, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यही ना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबका मास तो दिया ही हुआ है, m है, 2m है, 3m है, 4m है, और ओरिजिन हम इसको मान रहे हैं। ओरिजिन किसको मान रहे हैं? अब हम ए को हम ओरिजिन मान रहे हैं, इस रेफरेंस में अब हम चलेंगे, ठीक है। अब ये बताइए, इसके अनुसार चलते चलिए और बोलते चलिए। m1 कितना है मास इसका, m, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना, इसका तो मैदान साफ हो जाएगा। अब m2 किसको मानेंगे, इसको मानेंगे b वाले को, मास कितना 2m, इसका x कोऑर्डिनेट बोलिए, यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट इसका a होगा, कोई आपत्ति इसमें, x कोऑर्डिनेट a डालिए। फिर चलिए यहाँ पर अब m3 की बात करिए, मास कितना है 3m है, अब इसका x कोऑर्डिनेट बोलिए, इसका भी x कोऑर्डिनेट तो यही होगा। अब फिर इसका बोलिए 4m, x कोऑर्डिनेट कितना 0, टोटल मास कितना m2m, 2 1 3 3 6 4 10m है ना, 10m है। टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है 10m। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3m है 2m है, कितना हो जाएगा 5m है, या नीचे 10m, mm कट गया, a/2 यही ना। तो a/2 इसका x कोऑर्डिनेट हुआ, a/2 इसका x कोऑर्डिनेट हुआ। अब कौन सा कोऑर्डिनेट इसका निकालना है, y कोऑर्डिनेट। अब y से हम जरा बोले तो सब, इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कितना होगा 0 हो गया, इसका तो खत्म हो गया। अब इस पर बात करें m2, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका भी 0, इसका y कोऑर्डिनेट, मास कितना है 3m, y कोऑर्डिनेट a, और इसका y कोऑर्डिनेट तो है मास कितना, y कोऑर्डिनेट। कोई तकलीफ इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। और नीचे क्या करेंगे, 10m से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया देखो तो, 4 3 7 7ma, 10m, mm कट गया तो 7a/10। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो कौन सा आंसर इसमें हो गया, सी वाला, a/2 और 7a/10। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये समझ में आया या नहीं आया? आया। फिर देखिए जरा समझिए इसमें ऑब्जेक्टिव ट्रिक इसका। जैसे मान लीजिए ऑप्शन आपने देख लिया, a/2 तो देख रहे हैं कि सब में है, सपोज a/2 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 सब में है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट निकालना ही बंद कर दीजिए, आप y कोऑर्डिनेट निकालिए। ये सब ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव ट्रिक, ये सब समय बचाने का ट्रिक है। जब हम देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट में सब में जब a/2 है ही, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट a/2 आएगा 99.9% इन जनरल। अगर नन ऑफ दी आंसर नहीं हो तो, नन ऑफ दी जैसे बहुत कम होता है, हो भी सकता है, ये हम नहीं करें, 0.1% में वही रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a/2 a/2 a/2, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के इसमें काम कहाँ है? फिर आप सीधा y कोऑर्डिनेट निकालिए, ऑब्जेक्टिव ट्रिक, y कोऑर्डिनेट निकालिए, आपका आंसर
निकल जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ तभी सब निकालना है, ठीक है, यहाँ अभी सब निकालना है। दूसरी बात, अब देखिए जैसे ओरिजिन हमने यहाँ पर किसको माना, ए को माना, कितना निकला इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकला, एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकला, एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकला a/2। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा a/2 का मतलब यहाँ हुआ आएगा, इससे ऊपर जाएगा, यही ना होगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो a/2 से हुआ क्या, इधर से भी a/2 ही होगा, इधर से भी a/2 ही होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों तरफ से बराबर होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। तो इसलिए अगर रेफरेंस चेंज करेंगे, जैसे मान लो हो सकता है कि अगर इधर से a/3 आता और क्वेश्चन आपको इधर से पूछता, तो a में a/3 को घटा देते हम लोग, तो 2a/3 हो जाता। अगर ये मान लो कि a/3 आता है एक्स कोऑर्डिनेट तो, और आपको पूछा जाता है इधर से, तो इधर से कितना हो जाता, a में a/3 को घटा देते। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जवाब आपको वहीं से देना है, ठीक है। तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हैं, अगर आप ओरिजिन चेंज करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का आंसर चेंज कर सकता है, लेकिन ये नहीं करें कि सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा, दिल्ली जहाँ है वहीं रहेगा, है ना। आप कहाँ से बता रहे हैं वो आंसर चेंज कर सकता है, लेकिन फाइनली क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपको कहाँ से पूछ रहा है, वहीं से आपको देना है। ये बात समझ गए ना। तो चलिए फिर ठीक है, आज इतना ही, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू।